ब्रैग्स इक्वेशन को स्टडी करने से पहले हम थोड़ा सा इसको गो थ्रू कर लेते हैं कि ब्रैग्स इक्वेशन में हम क्या चीज़ें ले रहे हैं। हम यहाँ पे क्रिस्टल प्लेन्स लेते हैं, अबाउट 3 प्लेन्स हमने कंसिडर किए हैं। फॉर एग्जांपल ये क्रिस्टल प्लेन कहाँ से आए हैं, कोई भी आपके पास क्रिस्टलिटी स्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी सारे आपके पास क्यूबिक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जो आपके पास हम कह देते हैं वो आपस में ज्वाइन हुए हुए हैं और वो काफ़ी सारे बॉक्सेस मिले हुए हैं, जिसे हम कहते हैं क्यूब पैटर्न हमारे पास एक आया हुआ है। ठीक, तो ये जो क्यूब पैटर्न्स में हमारे पास जो एटम्स अरेंज हुए हुए हैं, ये जो एटम्स आपके पास हैं, ये बेसिकली इन एटम्स में हमने ये प्लेन ले लिए कि आपके पास एटम एक ये प्लेन ले लिया, एक नीचे वाला प्लेन ले लिया, उससे नीचे वाले एटम्स, क्योंकि एटम तो लेयर बाय लेयर अरेंज पड़े हुए हैं। तो उसने कहा कि आपके पास क्रिस्टल प्लेन में आपके पास है एक 1 to 1 डैश लेयर है, एक को 2 to 2 प्राइम कह दिया, 3 to 3 प्राइम, ये 3 लेयर्स हमने कंसिडर कर ली, 3 प्लेन्स हमने कंसिडर कर लिया। ठीक है, ये जो 3 प्लेन्स हैं आपके पास, ये बेसिकली क्या है, उनके नाम आपके पास आगे पिंक पार्ट पे हाईलाइट किए हुए। यहाँ पे आपने फिनोमेना देखना एक्स-रे डायफ्रैक्शन का। एक्स-रे डायफ्रैक्शन वो होती है कि जिसे किसी रुकावट में से वेव्स को पास करते हैं तो आपके पास फिनोमेना आता है, और एक्स-रे डायफ्रैक्शन को हम पढ़ना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए उसको ब्रैग्स ने आपके पास एक मैथमेटिकल फॉर्मेशन में उसे यूटिलाइज करके एक्सप्लेन किया। एक्सरे की जो वेवलेंथ हम सेट कर रहे हैं वो हम लैम्डा सेट कर रहे हैं, आपके पास जो उसका एंगल है वो थीटा है। अब ये एंगल कब बनेगा आपके पास, आपको ये याद रखना है कि जब आपके पास रेस स्ट्राइक करती हैं। रेस स्ट्राइक कैसे करती हैं, सबसे पहले तो रेस स्ट्राइक करने के लिए उसके बाद आपने ये भी उससे पहले ख्याल रखना है कि जो प्लेन्स हैं इनके दरमियान का जो गैप होगा ना, वो बराबर होगा जितनी वेवलेंथ ने ऊपर से पास करना है। वेवलेंथ मीन जैसे आपके पास क्या आती है, आपके पास कर्व्स आते हैं, दिस इज कॉल्ड वन वेवलेंथ। ठीक, तो इसके दरमियान जो गैप होगा ना, उसको मैं डी से कह देती हूँ वेवलेंथ, उतना ही गैप इसका यहाँ पे होगा। ठीक है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस ये है आपके पास प्लेन्स के दरमियान का गैप, इंटरप्लेनर दो प्लेन्स के दरमियान का गैप, ये आपके पास यूनिफॉर्म होना चाहिए, जितना ऊपर उतना ही नीचे, उससे उतना भी नीचे, ये सेम रहेगा, ये डिफरेंट नहीं करेगा। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है, आपके पास रेज आती हैं, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कहाँ से आती है, एक रे आपके पास आई यहाँ से, जब रे यहाँ से स्ट्राइक की इस तरफ आके पॉइंट बी पे, ठीक है, पॉइंट बी पे जब स्ट्राइक की तो यहाँ से आके आपके पास, क्योंकि सॉलिड से आप टकरा रहे हो तो ये रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बेंड हो जाएगी रिफ्लेक्शन फॉर्म में। ठीक, वो कहता है कि ये आपके पास ए पॉइंट से स्ट्राइक की है, बी पॉइंट को इसने हिट किया और ये आके रिफ्लेक्ट हो गई। इसका मतलब जो ये रे यहाँ से आई इसे हम कह देंगे इंसिडेंट रे, और वो जो रे आपके पास निकल गई उसे कह देंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। ये जो रिफ्लेक्टेड रे आई है इसने कुछ एंगल बनाया है, किसके साथ, आपके पास प्लेन के साथ। जो एंगल यहाँ पे भी आएगा वो एंगल यहाँ पे भी आएगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन सेम एंगल पे डेविएशन को कहते हैं, आपके पास सेम एंगल पे वो डेविएट करते हैं। क्लियर, वो कहता है आपके पास ये आएगा। कहता है अगर इसी तरह आपके पास ये तो एक रेखा आ गई, इसने पहले प्लेन को टच किया 1 से 1 डैश को, अगर हम कहते हैं हमारे पास दूसरा प्लेन है, दूसरे प्लेन में टच करे, तो मैं कह देती हूँ आपके पास कुछ इस फॉर्म में शेप आ जाएगी कि आपके पास हिट किसने किया है, हम इसे नेम दे देते हैं कि आपके पास जो हिट कर रहे हैं अब उसका नाम हम दे देते हैं, ये है ए डैश। एक ए डैश रे आई, उसने बी डैश पॉइंट पे जाके क्रिस्टल प्लेन 2 से 2 प्राइम को हिट किया और स्ट्राइक करके निकल गया सी प्राइम की तरफ। ठीक, स्ट्राइक किया, हिट किया, वहां से रिफ्लेक्ट होके निकल गया। क्लियर, तो वो कहता है कि यहाँ पे आप अगर गौर करें, एज कंपेयर टू ए बी सी, अगर इनकी पूरी लेंथ को हम नापें, डिस्टेंस को मेजर करें कि कितना फासला टोटल कवर हुआ है यहाँ से यहाँ तक का, तो उसके कंपैरिजन में ए प्राइम, बी प्राइम और सी प्राइम तक का फासला ज़्यादा होता है। ए डैश, बी डैश, सी डैश कवर मोर डिस्टेंस एज कंपेयर टू सी। उसकी वजह क्या है, क्योंकि अब हम प्लेन के अंदर चले गए हैं और इसने कितना ज़्यादा डिस्टेंस अपना एक्सटेंड में ट्रेवल किया है उसको हम शो कर देते हैं इस पार्ट से। अगर हम गौर करें कि इसको मेजर करते हैं तो यहाँ पे रे मेजर होती है कि यहाँ तक, अगर यहाँ से मेजर करें तो यहाँ तक। ये जो बाकी एक्स्ट्रा इसका फासला है जिसे मैं कलर करके शो कर रही हूँ, ये वो फासला है विच इज़ एक्स्ट्रा, जो उसने एक्स्ट्रा कवर किया है एज कम्पेयर टू ए बी सी। ये फासला उसने कब तय किया है, जब एंगल लाइट आपके पास एक्सरे की रे जो थी वो स्ट्राइक की पॉइंट बी पे और सी की तरफ निकल गई, तो एज कम्पेयर टू ए बी और सी रे के ये फासला उसकी निस्बत ज़्यादा था। ठीक,
तो ये जो फासला आपके पास ज़्यादा आया है, ये जो बेसिकली डिफरेंस जो दोनों में आ रहा है, इसको हमने मेजर करना है ब्रैग्स इक्वेशन में। क्लियर? तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं कि लाइट इंसिडेंट ए रिफ्लेक्टेड फ्रॉम बी एज बी सी, ए पे आके स्ट्राइक, ए रे ने स्ट्राइक किया और बी सी की फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो गई। A prime, B prime और C prime travel more distance as compared to A, B, C in order to emerge out of the crystal. Emerge out का मतलब है reflect होना है। reflect का मतलब अगर ये क्रिस्टल के अंदर जाके हिट करेगा तो ये ज़रा लंबा फासला तय करेगा क्रिस्टल से बाहर निकलने में, क्योंकि जो चीज़ ने पहले डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो उसकी सरफेस पे हिट की थी, फर्स्ट लेयर पे, वो इनर पे जाके नहीं थी। जब फर्स्ट के बाद हम बाकी सेकेंड और थर्ड पे जाते हैं तो वो हम इनर की तरफ मूव कर जाते हैं। होप वो आप ये भी कह सकते हो कि अगर इसके बाद एक और रे आके यहाँ पे स्ट्राइक करती है तो यू कैन से दैट कि आपके पास जो रे स्ट्राइक करेगी वो आपके पास डिस्टेंस कैसे ट्रैवल करेगी, वो कुछ ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी। ठीक, वो कुछ इस तरह से आ जाएगी। तो अगर हम इसका डिस्टेंस देखें पहले की निस्बत तो इसका क्या हो जाएगा, इसका और ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आपके पास जो वेरिएशन आ रही है वो देखो यहाँ पे इसका डिस्टेंस उसकी निस्बत ज़्यादा हो गया। तो ये चीज़ बढ़ती जा रही है ना, यानी कि डिस्टेंस इंक्रीज़ करता जा रहा है। तो इसका मतलब आपके पास क्या है कि जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे आपके पास ये डिस्टेंस की जो वैल्यू है ये इंक्रीज़ करती जाती है, जो ये शो करती है कि जितना डीप हमने अंदर की तरफ जाना है हमारा जो टाइम है, हमारा डिस्टेंस है अंदर तक पहुंच के वापस बाहर निकलने में, इमर्ज आउट होने में, वो एक्सटेंड कर जाता है, ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो ये आपके पास जो वैल्यू है बी एल और बी एम, ये बी एल और बी एम जो मैंने पॉइंट्स बनाए हैं ये मैं भी आपको शो करती हूँ। ये आपके पास पॉइंट्स क्या हैं, पॉइंट नंबर 6 आपके पास कि जब हमने ये पॉइंट को डिस्कस कर लिया कि आपके पास कि कितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो आप ये देखो कि यहाँ पे पॉइंट बी से अगर मैं पॉइंट को मिलाना चाहूँ कि ए बी को ये जाके कहाँ काटती है स्ट्रेट पॉइंट पे, तो उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि आप अपनी प्रोटेक्टर को या डी को इस पर रखो और 90 के एंगल से एक लाइन बिल्कुल स्ट्रेट खींच दो, तो उसका मतलब होता है परपेंडिकुलर। ये जो बी से एल तक का फासला, इस पॉइंट को मैंने एल नाम दे दिया जहाँ पे उसने काटा ए प्राइम और बी प्राइम को, ये जो बी से एल तक का जो फासला है इट इज़ द परपेंडिकुलर टू ए प्राइम एंड बी प्राइम। ठीक, इसी तरह आप देखो बी प्राइम और सी प्राइम तक का जो वेव रिफ्लेक्ट होके जा रही है, अगर पॉइंट बी से उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचें तो बी एम बनता है। तो बी एम इज़ द परपेंडिकुलर टू बी प्राइम टू सी प्राइम। तो ये आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर दोनों बने हैं, कौन सी डिस्टेंस पे, जो ए बी सी के प्राइम पे है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटरफेरेंस आएगा, क्योंकि हम एक्स रेज पढ़ रहे हैं, डायफ्रेक्शन पढ़ रहे हैं, तो इंटरफेरेंस को ज़रूर डिस्कस करेंगे। इंटरफेस आपके पास इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव। हमें जो चाहिए होता है वो कंस्ट्रक्टिव। अगर वो कंस्ट्रक्टिव नहीं है तो आपके पास आंसर जो है वो बिल्कुल क्या कह देते हैं आप कि वो एप्लीकेबल नहीं होगा, ब्रैग्स इक्वेशन आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसका आंसर तभी चलेगा जब कंस्ट्रक्टिव होगा। डिस्ट्रक्टिव पे इसके जो आंसर्स होते हैं वो आप कह सकते हो कि इट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, दूसरा आपके पास ये जितना बी से बी डैश का जो फासला है वो किसके बराबर है, इट इज़ इक्वल टू डी। डी इज़ द इंटरप्लेनर डिस्टेंस, दो प्लेन का। अगर 2 से 3 तक का फासला इतना है तो 1 से 2 तक का भी फासला उतना ही होगा। तो बी से बी डैश की जो वैल्यू हमारे पास पहले से गिवन है वो डी है। ठीक है, इट इज़ द इंटरप्लेनर डिस्टेंस। तो आपके पास ये कुछ पॉइंट्स आ गए हैं जो हमने प्लॉट किए थे। अब इसमें आप देखो कि आपके पास दो ट्राइंगल्स आ रहे हैं। वो ट्राइंगल्स कैसे आ रहे हैं, उसमें आपने बात की थी कि दिस इज़ द परपेंडिकुलर बन रहा है। परपेंडिकुलर बन रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा एंगल होगा, 90 का होगा। जितना एंगल उधर है उतना एंगल इधर होगा। तो इसका मतलब ये जो आपके पास एरिया है आपके पास, दिस इज़ बिकॉज टू मेकिंग टू ट्राइंगल्स। कौन कौन से ट्राइंगल हैं, एक आपके पास बन रहा है ये बी वाला और एक आपके पास बन रहा है ये वाला ट्राइंगल। तो ये दो ट्राइंगल हमारे पास हैं, कौन कौन से, बी बी डैश एम, एक है बी बी डैश एल। दो राइट एंगल ट्राइंगल बनते हैं। इसी को लेके हम आगे चलेंगे तो अपनी डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। डेरिवेशन की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। पहले भी मैं रिपीट कर चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ कि कंस्ट्रक्टिव कैसे होगा। कंस्ट्रक्टिव आपके पास होगा दिस वन। अब ये आप अगर गौर करें कि आपके पास वेव कैसे आ रही है, जहाँ से ये स्टॉप हो रही है वहीं से वो स्टार्ट हो रही है। ठीक ऐसे ही हो रहा है ना, जहाँ से ये वेव आई आपके पास
जैसे जैसे वो स्टॉप की, जब रिफ्लेक्ट हुई तो वहीं से हुई। और अगर इन दोनों रेज को हम ऊपर नीचे करके बना दें तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आएगा। ठीक, तो ये जब इस तरह से स्ट्रक्चर देगा तो इसका मतलब जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ऊपर वाली रे, नीचे वाली भी वैसे ही है। जैसी इंसिडेंट रे थी बिल्कुल वैसे ही रिफ्लेक्ट होती है, तो उसको हम कह देते हैं दिस इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, और ये रे निकले ही की तब, ठीक है, ये वाली रे और नीचे वाली रे आपके पास निकलेगी ही तब, जिसको हमने बी से सी का नाम दिया और एक में हमने बी प्राइम सी प्राइम का नाम दिया। वो कहते हैं ये रे आएगी ही तब जब आप कहते हैं कि यू हैव अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अदरवाइज ये रे पॉसिबल नहीं है। जो बार बार कंस्ट्रक्टिव का वर्ड यूज़ कर रहे हैं उसमें एक वर्ड याद रखना कि आपकी जो वेवलेंथ होगी ना वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, उसकी वैल्यू इंटेग्रल मल्टीपल होना चाहिए, यानी कोई ना कोई डिजिट एग्जैक्ट होना चाहिए। 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, आपके पास फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली पॉइंट है इसमें, जो ये याद रखने के लिए है कि जब भी आपके पास ब्रैकेट इक्वेशन लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो ये पॉइंट्स को सामने लिखो, पिक्चर बनाओ और आराम से। आपकी बुक में एक वर्ड इन फेस का यूज़ किया हुआ है। इन फेस का मतलब वही होता है कि आपके पास चीज़ें कंस्ट्रक्टिव वे में आ रही हैं, एक जैसा हाइट, एक जैसी ड्रॉप है, जहाँ उसकी हाइट है वहीं दूसरे की हाइट होती है, तो ये दोनों मिलके देखो एक वेव को एक्सटेंड कर रही हैं, उसे सिग्नल को बढ़ा रही हैं, इंक्रीज कर रही हैं उसमें। जो लेंथ अगर इसकी 2 थी, इसकी 2 थी, दोनों ने मिलकर 4 बना दी। ठीक है, तो इन फेस का मतलब होता है दोनों कंस्ट्रक्टिव में जाएं और आंसर आपका इंटेंस है, बड़ी लॉन्गर वैल्यू दे आपके पास। जबकि आउट फेस कहते हैं डिस्ट्रक्टिव को, उसका मतलब होता है अगर एक बॉटम पे एक टॉप पे तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, आंसर में आपके पास बिल्कुल नील वैल्यू आएगी, कोई वैल्यू ही नहीं आएगी। ठीक, तो ये जो आपके पास कर्व आते हैं, ऊपर नीचे कर्व्स बनते हैं, इनको हम साइनोसाइडल कर्व्स कहते हैं, ये साइन के कर्व्स होते हैं। तो हम जब इसकी डेरिवेशन भी करेंगे तो इसमें हम साइन एंगल को ही यूज़ करेंगे। और आपके पास नेक्स्ट पेज पे स्लाइड पे आपके पास बना हुआ है कि एक एटम दिया हुआ है, उसके अंदर काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं अपने अपने ऑर्बिट में। अब वो ऑर्बिट में कैसे इंसिडेंट वेव से हिट करती हैं वो उन्होंने बताया हुआ, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि जिसमें आपके पास इंसिडेंट रे और जो स्कैटर्ड रे होती है उसमें कोई फ़र्क नहीं होता, उसमें कोई एनर्जी का चेंज हमारे पास नहीं आता, जिस तरह वो आती है वैसे ही वो स्ट्राइक करके निकल जाती है, लेकिन वो निकलेगी तब जब कंस्ट्रक्टिव आपके पास होगा। अगर ये ज़रा सा भी डिस्ट्रक्टिव में जाता है तो आपके पास वेव स्कैटर्ड नहीं होगी, वेव उससे बाहर नहीं आएगी, वो उसके अंदर ही रहेगी। ठीक है, जब उसके अंदर रहेगी तो उसे डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा करेगी। तो ये आपके पास इंसिडेंट रे इस तरह एटम को स्ट्राइक करते हैं। तो ये हर एटम हर कॉर्नर पे मौजूद होता है। जब आप क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर देते हैं वहाँ पे तो कई सारे एटम है, तो ये एक सिंगल एक एटम को उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक, ठीक, अब हम देखते हैं कि हमारे पास डेरिवेशन है। डेरिवेशन के लिए आप अपनी राइट साइड पे देखो, आपके पास क्या बना हुआ है। ये दो ट्राइंगल थे आपके पास, जिसे मैंने कहा था बी बी डैश एम और बी बी एल। ये आपके पास बेसिकली एरिया आया कहाँ से था, ये आपके पास एरिया आया था जब हमने इसे सपोज किया था कि आपके पास रेस कुछ इस फॉर्म में। ठीक, तो हमने उसे स्ट्राइक को हिट कर दिया था कि जी हमने कितना फासला उसने तय किया। तो ये एरिया आपके पास दो ट्राइंगल का कैसे बनेगा, आपके पास एक ट्राइंगल आपके पास जो है वो है दिस वन, ये वाली। ठीक है, वो कौन सी ट्राइंगल है आपके पास, एल बी डैश बी, एल बी बी डैश, दिस इज अ राइट ट्राइंगल। ये आपके पास एल बी बी डैश, इट इज़ अ राइट ट्राइंगल। और जो दूसरी ट्राइंगल आपके पास है वो कौन सी है आपके पास, बी बी डैश एम, दिस इज आल्सो राइट ट्राइंगल। जो वैल्यू इसकी आनी है वही वैल्यू उसकी आनी है, क्योंकि दोनों आपके पास सेम पैटर्न पे सेम हाइट पे दोनों का फासला बिल्कुल सेम है। ठीक, तो आपके पास इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हम इसमें यूज़ करेंगे साइनोसाइडल कर्व्स यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो कर्व इसके ऑब्टेन होते हैं हमें वो कभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, आपके पास ऊपर नीचे वैल्यूज़ आती हैं, मैक्सिमम लो हाई बार बार इंटरचेंज होती हैं, तो उसमें हम हमेशा साइन को यूज़ करते हैं। तो साइन बराबर होता है किसके है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। अब आप फ़ौरन से बताओगे कि इस पिक्चर में परपेंडिकुलर कौन सा, हाइपोटेन्यूस कौन सा है। तो आप चीज़ एक याद रखना कि आपके पास हाइपोटेन्यूस कौन सा है, ये 90 का एंगल बन रहा है, तो असल में जो इसकी शेप होगी ट्राइंगल की वो कुछ इस तरह से आएगी। ये आपके पास पैटर्न होगा। ठीक, ये पॉइंट आपके पास एल है। ठीक है, ये आपके पास पॉइंट बी है, ये आपके पास पॉइंट बी डैश है। मैंने उसको सिर्फ रोटेट करके लिखे ताकि मुझे करने में आसानी। दिस इज़ द 90 एंगल, यहाँ पे वो एंगल थीटा बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू अपना जो उसका इनर एंगल है। ठीक है, तो बी डैश से एल की वैल्यू आपने पुट करनी है, और बी से बी क्या है आपके पास, इट इज़ द डी। ये कहाँ से आया था, ये हमने कहा था जो आपके पास जितना लेयर्स में, दो लेयर्स में गैप होता है, इट इज़ ऑलवेज रिमेन सेम।
जो उनके लेयर्स के दरमियान गैप होगा वही तो असल में इसका गैप होगा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास पहले से गिवन है डी। तो साइन की वैल्यू क्या होती है, सम पीपल हैव, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, एल बी प्राइम, दिस इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर, दिस इज कॉल्ड द बेस और दिस इज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज है आपके पास बी बी डैश, ठीक। तो आपके पास इक्वेशन आ गई एल बी प्राइम ओवर बी बी प्राइम इज इक्वल टू साइन थीटा। इसमें से आपको बी प्राइम की वैल्यू पता है, उसकी जगह हम क्या पुट कर देते हैं, डी। तो आपके पास डी इक्वेशन आ गई। तो आप जब इसकी जगह डी पुट करोगे तो आपके पास लिखा आएगा डी, आपके पास इक्वेशन आएगी एल बी प्राइम, नीचे आ जाएगा डी इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। ये डी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी कि आपके पास एल बी प्राइम इज इक्वल टू डी साइन थीटा। ये किसके लिए इक्वेशन आपके पास आई है, दिस इज फॉर ट्राइंगल एल एल बी डैश, दिस वन। ये जो ट्राइंगल आपके पास है इसके लिए वैल्यू आई। अब इसी तरह की वैल्यूज को हम डिस्कस करेंगे किसके लिए, हम दूसरी ट्राइंगल के लिए। और दूसरी ट्राइंगल आपके पास कौन सी है, वो है आपके पास, ये आपके पास फिर से वही वैल्यू बनेगी बी बी प्राइम, ठीक। दूसरी आपके पास क्या वैल्यू बनेगी, यहाँ पे पॉइंट का नाम था एम, ये 90 के एंगल पे है। और ये जो डिस्टेंस आपके पास है ये उतना ही रहेगा जितना पहले था, डी, डी इज द इंटरप्लेनर डिस्टेंस। तो साइन एंगल की वैल्यू लगाते हैं, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आएगी इस ट्राइंगल से, एम बी प्राइम, ठीक, एम बी प्राइम ओवर बी बी प्राइम, तो ये वैल्यू आ गई। उसी तरह बी प्राइम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा उसके साथ मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन आपकी कुछ इस तरह बन जाएगी, ये वाली। बी बी प्राइम की वैल्यू में पता है वो क्या है आपके पास, डी। ये जो फासला आया है ये तो दो साइड्स पे अलग अलग निकाला हमने, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज हमने सजेस्ट की थी वो तो किस तरह की थी कि आपके पास वैल्यू किस तरह है, दो दो अलग अलग, हमने उसको डिवाइड कर दिया था दो पार्ट्स में ना ट्राइंगल को। तो जब पूरा डिस्टेंस हमने कभी कैलकुलेट करना है तो वो कैसे आपके पास आएगा, वो तो आएगा तब जब ये टोटल सम अप हो जाएगा, इस ट्राइंगल का भी, वन का भी और टू का भी। तो वन की वैल्यू आपके पास क्या है, दिस वन, सेकेंड की वैल्यू क्या है, ये दिस वन। तो टोटल फर्क कितना आ रहा है इसमें, इसकी कंपेरिजन में इन दोनों को मिला के देखेंगे तो पता चलेगा। तो डिफरेंस के लिए आप क्या करोगे, एल बी, इनकी राइट साइड को आपस में ऐड कर दो, लेफ्ट साइड को लेफ्ट में ऐड कर दो, तो एल बी प्राइम एम हो गया, डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा, दोनों डी सेम फैक्टर हैं, वन में वन प्लस किया टू, टू डी साइन थीटा। तो ये जो आपके पास एल और एल बी प्राइम आया है, दिस इज बेसिकली क्या है, अब आप इसको गौर से देखो, ये फासला उतना होगा जितना एक वेव लेंथ का फासला होता है। अब वेव लेंथ कैसी आ सकती है, वेव लेंथ मीन जब ऊपर से रेस स्ट्राइक करती हुई आएगी, वो किसी भी तरह से हो सकती है, वो आपके पास इस तरह से जब फॉल करती हुई आती है तो ये वैल्यू आपके पास किस तरह से आती है, ये देखो ये इस तरह से आ रही है। फिर जब यहाँ पे जाएगी टर्न होगी तो हमारे पास, इसने भी उसी डायरेक्शन में टर्न होना है, तो यहाँ से ये ऐसे मुड़ती हुई जाएगी और आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाती हुई जाएगी। तो ये जो फासला अगर हम देखें तो ये क्या है, हाफ वेव लेंथ, ये भी कितना है हाफ वेव लेंथ, हाफ और हाफ मिलकर क्या होगी वन वेव लेंथ। तो इसके लिए हम ये कह देते हैं कि आपके पास ये टू डी साइन जो थीटा है, यहाँ से इसमें था, ये जो आपके पास डिस्टेंस है ये डिपेंड करता है आपकी वेव कितना फॉल करती हुई आ रही है। हो सकता है ये बहुत लंबा होता जाए क्योंकि हम जितना नीचे आते जाएंगे ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास कितना डिस्टेंस पहला है वन का, हो सकता है जब हम आगे जाएं ये बन जाए टू का, उससे आगे जाएं तो ये बन जाए थ्री का। तो ये डिपेंड करता है हम कितना अंदर की तरफ उस पर लेके जा रहे हैं। तो इस फैक्टर की जगह पे हम लिख सकते हैं एन लेमडा। ये जो n है ना ये बताएगा आपके पास कि आपके पास फैक्टर जो है इंटेग्रल होना चाहिए, वन टू थ्री का मल्टीपल होना चाहिए वेवलेंथ को, n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, ना ही वो नेगेटिव में होती है, तो इसको हम कहते हैं इंटेग्रल मल्टीपल, ठीक। तो ये आपके पास बेसिकली क्या आ जाता है, ब्रैग्स इक्वेशन का फॉर्मूला इक्वेशन आती है, इसे हम ब्रैग्स लॉ भी कहते हैं, ठीक। तो ब्रैग्स लॉ ब्रैग्स इक्वेशन एक ही बात है। तो वो कहते हैं अगर आपके पास पाथ डिफरेंस जो है इट इज इक्वल टू द इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ एन लेमडा, तो कंस्ट्रक्टिव फेस होगा और आपकी वैल्यूज जो हैं क्या होंगी, इंटेंस आंसर में आएगा। तो टू डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा, इट इज कॉल्ड ब्रैग्स लॉ। पेपर में ब्रैग्स लॉ आ सकता है, ब्रैग्स लॉ की डेरिवेशन आ सकती है, तो आपने इतना ही बताना है अपनी वर्डिंग में उसको एक्सप्लेन करके, ये छोटी सी जो डेरिवेशन है ना वो उसमें साथ शामिल होगी, ठीक। तो ब्रैग्स इक्वेशन हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं,
ब्रैग्स इक्वेशन हम यूज़ करते हैं अपनी एटॉमिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर को वेरीफाई करने के लिए। जो भी हमारा स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन है ना, जहाँ पे स्पेशली क्रिस्टलेटिक्स में, उसमें हम इसे यूज़ करते हैं। अच्छा, उससे पहले ये एक स्लाइड आपके सामने नज़र आ रही है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे हो सकता है, या आप नीचे की तरफ आते हैं तो वेवलेंथ कैसे आती है। तो ये जो मैंने अभी पिक्चर बनाई थी उसमें भी आपके पता चल गया हाफ वेवलेंथ इधर है, हाफ इधर की तरफ है। तो ये आपके पास काउंट होके 1 हो जाएगी, यहाँ से 1 है, यहाँ से 2 है, काउंट होके 2 हो जाएगी। तो हमेशा इनका जो सम रहेगा ना वो इंटेग्रल ही रहेगा, आपके पास पॉइंट्स में नहीं जाएगा। ठीक, इसी तरह एक न्यूमेरिकल है आपकी बुक में दिया हुआ कि एक्सरेज जो है आपके पास, द एक्सरेज वेवलेंथ किसकी वैल्यू आ गई, लेमडा की वैल्यू आ गई मीटर में, आर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम क्रिस्टल्स द फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या होगा, एन की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये एन ने बता दिया आपको कि फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड है, थर्ड है, क्या हो रहा है। तो एन की वैल्यू 1 है, रिफ्लेक्ट कहाँ पे हो रहा है, हैपन्स कहाँ पे, एंगल की वैल्यू क्या, 27.8 इंच। कैलकुलेट द इंटरप्लेनर डिस्टेंस, यानी डी की वैल्यू निकालनी। तो एन लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। डी को अकेला करना है, बाकी सारा फैक्टर उधर जाके डिवाइड कर दो, कैलकुलेटर पे वैल्यू पुट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। वो आपके पास मीटर में आएगा, तो उसे आप एमस्ट्रॉन्ग में कर सकते हो, नहीं भी करेंगे तो भी आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक, इसी तरह का क्वेश्चन है कि अगर क्रिस्टल हैज़ इंटरप्लेनर डिस्टेंस, यानी डी की वैल्यू उसने बता दी, उसने कहा वेवलेंथ आपके पास इतनी है, कैलकुलेट करना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, थीटा की वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले तो आप याद रखोगे कि थीटा फॉर्मूला क्या होता है। आपने एंगल को फाइंड करना है तो सबसे पहले साइन को इधर ही रखना है, बाकी 2d मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। एन की वैल्यू 1 है, फर्स्ट ऑर्डर है, लैम्डा की वैल्यू जो डाटा में देगी उसको पुट करो, टू सेट्स के डिस्टेंस को मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास आंसर आ गया। हमने सिर्फ फाइंड करना था थीटा की वैल्यू, तो जब हमने सिर्फ एंगल की निकालनी हो तो साइन को जब दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो इसका मतलब होता है कैलकुलेटर पे शिफ्ट के साथ साइन दबाएंगे और उसके बाद वैल्यू को लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। क्लियर।